नमस्ते दोस्तों, हिंदी भाषा अध्ययन में आपका स्वागत है। कल हम कहानी केक की वाचन कर रहे थे। आज इसको आगे देखेंगे। केक बर्थडे से एक दिन पहले आ गया था। अब उसे रखने की समस्या थी। मिसेस डिसूजा के घर में चूहे ज़रूरत से ज़्यादा हैं। इस आड़े वक्त में मैंने उनकी मदद की। अपने टीन के बक्स में से कपड़े निकालकर तौलिए में लपेटकर मेज पर रख दिए और बक्स में केक रख दिया। हम सबको उस केक के बारे में बातचीत कर लेना अब भी बहुत अच्छा लगता है। डेविड साहब तो उसे अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट मानते हैं और मैं अपने बक्स को खाली कर देना कोई छोटा कारनामा नहीं समझता। उसके बाद से लेकर अब तक केक बनवाने के कई प्रोग्राम बन चुके हैं। अब डेविड साहब की शर्त यह होती है कि सब शेयर करें। ज़्यादा मूड में आते हैं तो आधा खर्च उठाने पर तैयार हो जाते हैं। उन्हीं के अनुसार बचपन से उन्हें दो चीज़ें पसंद रही है, जूली और केक। जूली की शादी किसी कैप्टन से हो गई तो वह धीरे धीरे उसे भूलते गए, पर केक अब भी पसंद है। केक के साथ कौन शादी कर सकता है? लेकिन खारी बावली के कई चक्कर लगाने पर उन्होंने महसूस किया कि केक की भी शादी हो सकती है, फिर भी पसंद करना बंद न कर सके। दफ्तर से लौटकर आया तो सारा बदन इस तरह दर्द कर रहा था जैसे बुरी तरह से मारा गया हो। बाहरी दरवाज़ा खोलने के लिए मिसेस डिसूजा आई। वह शायद किचन में अपने ओटले पर सो रही थी। अंदर आंगन में उनके गुप्त वस्त्र सूख रहे थे। गुप्त वस्त्र शब्द सोचकर हंसी आई। कोई अंग गुप्त ही कहाँ रह गया है। डीटीसी की बस में चढ़ते उतरते गुप्त अंगों के भूगोल का अच्छा खासा ज्ञान हो गया है। उनकी गर्माहट, चिकनाई, खुरदरेपन, गंदेपन और लुभावने के बारे में अच्छी जानकारी है। आज जल्दी चले आए। मिसेस डिसूजा गुप्त वस्त्र उतारने लगी। चाय पियोगे? मैंने अभी तक नहीं पी है। हाँ जरूर। सोचा अगर साले ने पी ली होती तो कभी न पूछती। कमरे के अंदर चला आया। पत्थर की छत के नीचे खाने की मेज लगी है, जिसके एक पाए की जगह ईंटें लगी है। दूसरे पायों को टीन की पट्टियों से जकड़कर कीले ठोक दी गई है। रस्सी, टीन, लोहा, तार और ईंटों के सहारे खड़ी मेज पहली नज़र में आदिकालीन मशीन सी लगती है। मेज के ऊपर मिसेस डिसूजा की सिलाई मशीन रखी है। खाना खाते समय मशीन को उठाकर मेज के नीचे रख दिया जाता है। खाने के बाद मशीन फिर मेज पर आ जाती है। रात में डेविड साहब इसी मेज पर बैठकर प्रूफ देखते हैं, कई गिलास पानी पीते हैं और एक बजते बजते उठते हैं तो कमरा अकेला हो जाता है। मैं कमरे में रखी सिलाई मशीन या मेज की तरह कमरे का एक हिस्सा बन जाता हूँ। ये लो टी, ग्रीन लेबल है। मिसेस डिसूजा ने चाय की प्याली थमा दी। वह खानों के नाम अंग्रेजी में लेती है। रोटी को ब्रेड कहती है, दाल को पत्ता नहीं क्यों उन्होंने सूप कहना शुरू कर दिया है। रोटी को ब्रेड कहती है, दाल को पता नहीं क्यों उन्होंने सूप कहना शुरू कर दिया है। तरकारी को बॉइल्ड वेजिटेबल्स कहती है। करेले को हॉट डिश कहती है। मिसेस डिसूजा थोड़ी बहुत गोराशाही अंग्रेजी भी बोल लेती है, जिससे मोहल्ले के लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। मैंने टी ले ली। मिसेस डिसूजा आज के ज़माने की तुलना पहले ज़माने से करने लगी। उन्हें 40 साल तक की चीज़ों के दाम याद है। इसके बाद अपने मकान की चर्चा उनका प्रिय विषय है, जिसका सीधा मतलब हम लोगों पर रोब डालना होता है। वैसे रोब डालते वक्त ये भूल जाया करती है कि दोनों कमरे किराए पर उठा देने के बाद वह स्वयं किचन में सोती है। मैं उनकी बकवास से तंग आकर बाथरूम में चला गया। अगर डेविड साहब होते तो मज़ा आ जाता। मिसेस डिसूजा मुंह खोलकर और आंखें फाड़कर मुर्गी पालन की बारीकियों को समझने का प्रयत्न करती। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2000 रुपये से काम शुरू करें। कोई 400 मुर्गियों से शानदार काम चालू हो सकता है। 400 अंडे रोज का मतलब है कम से कम 100 रुपये रोज। एक महीने में 3000 रुपये
और 1 साल में 36,000 रुपये। मैं तो आंटी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर करूँगा कारोबार। फ़ायदा, मैं कहता हूँ 4 साल में लखपति। फिर अंडे मुर्गी खाने का आराम अलग। रोज़ एक मुर्गी काटिए, साले को 20 अंडों की पुडिंग बनाइए, तब यह मकान आप छोड़ दीजिएगा आंटी। यह भी कोई आदमियों के रहने लायक मकान है? फिर तो महारानी बाग या वसंत विहार में कोठी बनवाइएगा, एक गाड़ी ले लीजिएगा। तब थोड़ी देर के लिए वे दोनों बसंत विहार पहुंच जाया करते। बड़ी सी कोठी के फाटक की दाहिने तरफ पीतल की चमचमाती हुई प्लेट पर एरिक डेविड और मिसेस जे डिसूजा के अक्षर इस तरह चमकते जैसे छोटा मोटा सूरज। मैं लौट कर आया तो डेविड साहब आ चुके थे। कपड़े बदलकर आंगन में बैठे वह बासु को थोक में गालियां दे रहे थे। मिसेस डिसूजा हॉट डिश पकाने का प्रयत्न कर रही थी। डेविड साहब कह रहे थे, ये साला बासु इस लायक है कि इसका पब्लिक ट्रायल किया जाए। उनकी आंखों में नफरत और उकताहट थी। चश्मा थोड़ा नीचे खिसक गया था। उन्होंने अपनी गर्दन अकड़ाकर चश्मा चेहरे पर फिट किया। मैंने तिलक ब्रिज के सामने एक पेड़ की बड़ी सी डाल पर रस्से के सहारे बासु की लाश को झूलते हुए देखा। लहरें मारती भीड़, अथाह भीड़। और कुछ ही क्षण बाद डेविड साहब को एक नन्हे से मुर्गी खाने में बंद पाया। चारों ओर जालियां लगी हुई हैं और उसके अंदर 200 मुर्गियों के साथ डेविड साहब दाना चुग रहे हैं, गर्दन डालकर पानी पी रहे हैं और अंडे दे रहे हैं। अंडों के एक ढेर पर बैठे हैं। मुर्गी खाने की जालियों से बाहर बसंत विहार साफ दिखाई पड़ रहा है। मैंने कहा, आप क्यों परेशान हैं डेविड साहब? छोड़िए साली नौकरी को, एक मुर्गी खाना खोल लीजिए, फिर बसंत विहार में मकान। नहीं नहीं, मैं बसंत विहार में मकान नहीं बनवा सकता। वहाँ तो बासु का मकान बन रहा है। भाई साहब, ये तो दावा है, इस देश में बगैर 400 बीसी की कोई आदमी की तरह नहीं रह सकता। आदमियों की तरह रहने के लिए आपको ब्लैक मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लोगों को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। अब आप सोचिए, मैं किस साले से कम काम करता हूँ, रोज़ 8 घंटे की ड्यूटी और 2 घंटे बस के इंतज़ार में। तुम बहुत गाली बकते हो, मिसेस डिसूजा बोली। फिर क्या करूं आंटी? गाली न बकूं तो क्या यीशु से प्रार्थना करूं, जिसने कम से कम मेरे साथ बड़ा जोक किया है? छोड़िए यार डेविड साहब, कुछ और बात कीजिए। कहीं प्रूफ का काम ज़्यादा तो नहीं मिला? ठीक है, छोड़िए। दिल्ली में अभी 3 साल हुए हैं ना, कुछ जवानी भी है। अभी शायद अपने दिल्ली की चमक दमक भी नहीं देखी। क्या हमारा कुछ भी हिस्सा नहीं है उसमें? कनॉट प्लेस में बहते हुए पैसे को देखा है कभी? वह हाथ चला चला कर पैसे के बहाव के बारे में बताने लगे। लाखों करोड़ों रुपए लोग उड़ा रहे हैं। औरतें के औरतों के औरतों के जिस्मों पर से बहता पैसा कारों की शक्ल में तैरता हुआ। वह उत्तेजित हो गए और उन्होंने जेब से चश्मा निकाला, गर्दन अकड़ाई और चश्मा आंखों पर फिट कर लिया। मुझे उकताहट होने लगी, तबीयत घबराने लगी, जैसे उम्र एकदम बैठ गई हो। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लोहे का सलाखोदार कमरा ऐसा मुर्गी खाना लगने लगा जिससे सख्त बदबू भर गई हो। मिसेस डिसूजा कई बार भविष्यवाणी कर चुकी है कि डेविड साहब एक दिन हम लोगों को अरेस्ट करवाएंगे, और डेविड साहब कहते हैं कि मैं उस दिन का वेलकम करूंगा। गुस्से में लगातार होठ दबाए रहने के कारण उनका निचला होठ काफ़ी मोटा हो गया है। चेहरे पर 3 लकीरें पड़ जाती है। बचपन में सुना करते थे कि माथे पर 3 लकीरें पड़ने वाला राजा होता है। कुछ ही देर में वह काफ़ी शांत हो चुके थे। खाने की मेज पर उन्होंने बासु की जय पर नारा लगाया और 2 गिलास पानी पी गए। मिसेस डिसूजा की हॉट डिश सूप और ब्रेड तैयार थी। करेले की सब्जी पकाना भी आर्ट है साहब। डेविड साहब ने जोर जोर से मुंह चलाया। 3 डिश के बराबर एक डिश है, मिसेस डिसूजा ने एहसान लादा। डेविड उनकी बात अनसुनी करते हुए बोले, करेले खाने का मज़ा तो सीतापुर में आता था आंटी। कोठी के पीछे किचन गार्डन में डैडी तरह तरह की सब्जी बुआते थे। ढेर सारी प्याज के साथ इन करेलों में अगर कीमा भरकर पकाया जाए तो क्या कहना।
हम लोग समझ गए कि अब डेविड साहब बचपन के किस्से सुनाएंगे। इन किस्से इन किस्सों के बीच नसीबन गवर्नेंस का जिक्र भी आएगा, जो केवल 1 रुपया महीना तनख्वाह पाकर भी कितना प्रसन्न रहा करती थी और जिसका मुख्य काम डेविड बाबा की देखभाल करना था। नसीबन 1000 कोशिश के बाद भी डेविड बाबा को दीपक बाबा ही कहती रही। इसी सिलसिले में उसका पिकनिक पार्टी का जिक्र आएगा, जिससे डेविड बाबा ने जमुना के स्लोप पर गाड़ी चढ़ा दी थी। तजुर्बेकार ड्राइवर इस्माइल खां को पसीना छूटाया था। डेविड साहब ने उसको डांट कर गाड़ी से उतार दिया था। सब लड़के और लड़कियां उतर गए थे। अंग्रेज लड़कों की हिम्मत छूट गई थी, परंतु जूली ने उतरने से इनकार कर दिया था। डेविड बाबा ने गाड़ी स्टार्ट की। 2 मिनट सोचा, गियर बदलकर एक्सीलेटर पर दबाव डाला और गाड़ी एक फर्राटे के साथ ऊपर चढ़ गई। इस्माइल खान ने ऊपर आकर डेविड बाबा के हाथ चूम लिए थे। वह बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों को गाड़ी चलाते देख चुका था, मगर डेविड बाबा ने कमाल ही कर दिया। जूली ने डेविड बाबा को उसी दिन किस देने का प्रॉमिस किया था। इन बातों को सुनते समय डेविड साहब की बिटरनेस गायब हो जाती है। वह डेविड साहब नहीं, दीपक बाबा लगते हैं। हल्की सी धूल उड़ती है और सीतापुर की सिविल लाइंस पर बनी बड़ी सी कोठी के फाटक में सन 30 की फोड़ मुड़ जाती है। फाटक के एक खंभे पर साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, पीटर जे डेविड, डिप्टी कलेक्टर। कोठी की छत खपरेल से बनी हुई है। कोठी के चारों ओर कई बीघे का कंपाउंड है। पीछे आम और संतरे का बाग है। दाहिनी तरफ टेनिस कोर्ट और बाईं तरफ बड़ा सा किचन गार्डन। कोठी के ऊंचे बरामदे में बाबर्दी चपरासी ऊँगता हुआ दिखाई पड़ेगा। अंदर हॉल है, विक्टोरियन फर्नीचर और छत पर लटकता हुआ हाथ से खींचने वाला पंखा। दोपहर से कुली पंखा खींचते खींचते ऊँघ जाता है तो मिस्टर पीटर जे डेविड, डिप्टी कलेक्टर, अपने बिलायती जूतों की ठोकरों से उसके काले बदन पर नीले रंग के फूल उगा देते हैं। बाबा लोग टाई बांधकर खाने की मेज पर बैठकर चिकन सूप पीते हैं। खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं और मम्मी डैडी को गुड नाइट कहकर फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। 9:30 बजे के आसपास सन 30 की फोड़ फिर स्टार्ट होती है। अब वह या तो क्लब चली जाती है या किसी देसी रईस की कोठी के अंदर घुसकर आधी रात को डगमगाती हुई लौटती है। मिसेस डिसूजा के मकान की छत के ऊपर से दिल्ली की रोशनियां दिखाई पड़ती है। सैकड़ों जंगली जानवरों की आंखें रात में चमक उठती है। पानी पीने के लिए नीचे आता हूँ तो डेविड साहब प्रूफ पढ़ रहे हैं। मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, कलम बंद करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। आंखों में नींद भरी हुई है। कहा मुझे धीरे धीरे समझाते हैं। उनके इस समझाने से मैं तंग आ गया हूँ। शुरू में तो मैं उनको उल्लू का पट्टा समझता था, परंतु बाद में पता नहीं क्यों उनकी बातें मेरे ऊपर असर करने लगी। भाग जाओ इस शहर से, जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। मैं भी तुम्हारी तरह कॉलेज के निकलकर सीधा इस शहर में आ गया था राजधानी जीतने, लेकिन देख रहे हो कुछ नहीं है इस शहर में, कुछ नहीं। मेरी बात छोड़ दो। मैं कहाँ चला जाऊँ? गांड के रास्ते यह शहर मेरे अंदर घुस चुका है। लेकिन कब तक कुछ नहीं होगा डेविड साहब? उस वक्त तक जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और मैं जानता हूँ तुम्हारे पास वह सब कुछ नहीं है जो लोगों को दिया जा सकता है। मैं लौटकर ऊपर आ जाता हूँ। मेरे पास क्या है देने के लिए? ऊंची कुर्सियाँ, कॉकलेट पार्टियाँ, लंबे चौड़े लॉन, अंग्रेजी में अभिवादन, सूट और टाइयाँ, लड़कियाँ, मोटरें, शॉपिंग। तब ये लोग जो तंग गलियारों से मैं मुझसे तब ये लोग जो तंग गलियारों में मुझसे वादे करते हैं, मुस्कुराते हैं, कौन है? इसके बारे में फिर सोचना पड़ेगा। और काफ़ी देर तक मैं फिर सोचने का साहस जुटाता रहता हूँ, परंतु वह पीछे हटता जाता है।
मैं उसकी बाहें पकड़कर आगे घसीटता हूँ। एक बिगड़े हुए खच्चर की तरह वह अपनी रस्सी तुड़वाकर भाग निकलता है। मैं फिर पानी के लिए नीचे उतरता हूँ। अपनी मेज पर सिर रखे वह सो रहे हैं। प्रूफ का पुलिंदा सामने पड़ा है। मैं उसका कंधा पकड़कर जगह देता हूँ। अब सो जाइए, कल आपको साइड देखने जाना है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। वह कल मुर्गी खाना खोलने की साइट देखने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग कई साइट देख चुके हैं। डेविड साहब उठकर पानी पीते हैं, फिर अपने पलंग पर इस तरह गिर पड़ते हैं जैसे राजधानी के पैरों पर पड़ गए हो। मैं फिर ऊपर आकर लेट जाता हूँ। मैंने कॉलेज में इतना पढ़ाया ही क्यों? इतना और उतना ही बात नहीं है। मुझे कॉलेज में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। और अब 2 साल तक 250 रुपये की नौकरी करते हुए क्या किया जा सकता है? क्यों मुस्कुराता और क्यों शांत रहा? 2 साल से दोपहर तक का खाना गोल करते रहने के पीछे क्या था? नीचे से भैंस के गोबर करने की आवाज़ आती है। एक परिचित गंध फैल जाती है, उस अर्ध परिचित कस्बे की गंध जिसे मैं अपना घर समझता हूँ, जहाँ से मुझे बहुत ही कम लोग जानते हैं। उस छोटे से स्टेशन पर यदि मैं उतरूं तो गाड़ी चली जाने के बाद कई लोग मुझे घूर कर देखेंगे और इक्का दुक्का इक्के वाले भी मुझसे बात करते डरेंगे। उनका डर दूर करने के लिए मुझे अपना परिचय देना पड़ेगा, अर्थात अपने पिता का परिचय देना पड़ेगा। तब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और वे मुझे इक्के पर बैठने के लिए कहेंगे। 10 मिनट इक्का चलता रहेगा तो सारी बस्ती समाप्त हो जाएगी। उस पार खेत उस पार खेत है जिनका सीधा मतलब है उस पार गरीबी है। वे गरीब के अभ्यस्त है वे गरीब के अभ्यस्त है। पुलिस उनके लिए सर्वशक्तिमान है और अपनी हर होशियारी में वे काफ़ी मूर्ख है। ऊपर आसमान में पालम की ओर जाने वाले हवाई जहाज़ की संयत आवाज़ सुनाई पड़ती है। नीचे सड़क पर बालू वाले ट्रक गुजर रहे हैं। लदी हुई बालू के ऊपर मजदूर सो रहे हैं, जो कभी कभी किसान बन जाने का स्वप्न देख लेते हैं। अपने गांव की बात करते हैं, अपने खेतों की बात करते हैं जो कभी उनके थे। ट्रक तेजी से चलता हुआ ओखला मोड़ से मथुरा रोड पर मुड़ जाएगा। फ्रेंड्स कॉलोनी और आश्रम होता हुआ राजदूत होटल के सामने से गुजरेगा, जहां रात भर कबेर केवर केवरे और रेस्तोरां के विज्ञापन नियॉन लाइट में जलते बुझते रहते हैं। उसी के सामने फुटपाथ पर बहुत से दुबले पतले काले और सूखे आदमी सोते हुए मिलेंगे, जिनकी नींद ट्रक की कर्कश आवाज़ से भी नहीं खुलती। ऊपर तेज बल्ब की रोशनी में उनके अंग प्रत्यंग बिखरे दिखाई पड़ते हैं। मैं अक्सर हैरान रहता हूँ कि वे इस चौड़े फुटपाथ पर छत क्यों नहीं डाल लेते। उसके चारों ओर कच्ची ही सी दीवार तो उठाई जा सकती है। इन सब बातों पर सरसरी निगाहें डाली जाए जैसी कि हमारी आदत है तो इनका कोई महत्व नहीं है। बेवकूफ़ी और भावुकता से भरी बातें। परंतु यदि कोई ऊपर से कीड़े की तरह फुटपाथ पर टपक पड़े तो उसकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। दिन इस तरह गुजरते हैं जैसे कोई लंगड़ा आदमी चलता है और तब इस महानगरी में अपने बहुत साधारण और असहाय होने के भाव सब कुछ करवा लेता है। और अपमान जो इस महानगर में लोग नफरीहन कर देते हैं अब उतने बुरे नहीं लगते जितने पहले लगते थे। ऑफिस में अधिकारी की मेज पर तिवारी का सुअर जैसा गंदा मुंह, जो एक ही समय में पक्का समाजवादी भी है और प्रो प्रो अमेरिकन भी, उसकी तंग बुसट में से झांकता हुआ हराम की कमाई पर पला तंदुरुस्त जिस्म और उसकी समाजवादी लेखनी जो हर दूसरी पंक्ति केवल इसलिए काट देती है कि वह दूसरे की लिखी हुई है। उसका रोब दाव, गंभीर हंसी, षड्यंत्र भरी मुस्कान और उसकी मेज के सामने उसके साम्राज्य में बैठे हुए 4 निरीह प्राणी
जो कलम खींचने के अलावा और कुछ नहीं जानते। उन लोगों के चेहरों में टाइपराइटरों की खड़खड़ाहट इन सब चीज़ों की मुट्ठी में दबाकर क्रश कर देने को जी चाहता है। भूख की कमबख्त लगती है भूख भी कमबख्त लगती है तो इस तरह जैसे सारे शहर का खाना खाकर ही खत्म होगी। शुरू में पेट गड़गड़ाता है। यदि डेविड साहब होते तो बात यही है कि यही से झटक लेते। जी नहीं, भूख जब जोर से लगती है तो ऐसा लगता है जैसे बिल्लियां लड़ रही हो। फिर पेट में हल्का सा दर्द शुरू होता है, जो शुरू में मीठा लगता है, फिर दर्द तेज हो जाता है। उस समय यदि आप 3-4 गिलास पानी पी ले तो पेट कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा और आप 2-1 घंटा कोई भी काम कर सकते हैं। तो आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।